दिस इज आर के शुक्ला, एक्स फैकल्टी ऑफ एलन एज वेल एज आकाश। बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन क्लास सीरीज के बारे में, जिसमें नीट 2023 और 24 का पूरा बायोलॉजी का सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन, और उसमें पिछले दो क्लास में, पहले क्लास में हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल, और उसके बाद दूसरे क्लास में हमने स्टडी किया था किसके बारे में, दूसरे क्लास में हमने स्टडी किया था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 11th एनसीईआरटी के 16th चैप्टर डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन में पेज नंबर चैप्टर नंबर 16 के पेज नंबर 257 से 260 के बीच में था। अभी आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, और डाइजेस्टिव ग्लैंड एनसीईआरटी के चैप्टर 11th एनसीईआरटी के चैप्टर 16 के पेज नंबर 260 और 261 के ऊपर है। तो पहले हम एक बार रिवीजन करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन में पिछले दो क्लासेस में जो हमने स्टडी किया है, जो हमने पढ़ा है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले क्लास में हमने बात किया था कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उनको सिंपलर फूड मटेरियल में उनका ब्रेक डाउन करना, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड में, लिपिड का ब्रेकडाउन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में, और न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन किस में करना था, उसका ब्रेकडाउन करना था न्यूक्लिक एसिड का हमें किस में, बेस शुगर एंड फॉस्फेट में। दिस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। सबसे पहले हमने डाइजेशन का डेफिनेशन डिस्कस किया था। फिर हमने बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात किया था। एलिमेंट्री कैनाल कितने कंटेंट से बना है, माउथ, वक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ में हमने स्टडी किया था, इसका दो पार्ट है। आगे वाला हिस्सा जो लिप्स और टीथ के बीच में है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है, और टीथ के पीछे वाला हिस्सा जो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बक्कल कैविटी प्रॉपर। बक्कल कैविटी का रूफ क्या कहलाता है, पैलेट। उसका आगे वाला हिस्सा हार्ड पैलेट, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट, और बिल्कुल पीछे यूब्यूला। फिर हमने बात किया था फेरिंक्स तीन पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से तीन पार्ट से मिलकर बना है, वो बना है नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। फिर हमने बात किया था फेरिंक्स का लेरिंग्स में ओपनिंग क्या कहलाता है, ग्लोटिस, और फेरिंक्स का इसोफेगस में ओपनिंग क्या कहलाता है, गलिट कहलाता है। ठीक है। फिर हमने बात किया था इसोफेगस कहाँ से चालू होगा, वो नेक से चालू होगा। नेक से कहाँ जाएगा, थोरेक्स में डायफ्राम को पियर्स करेगा, और कहाँ पहुँच जाएगा, एब्डोमिन में कहाँ खुलेगा, स्टमक में खुलेगा। स्टमक का कितना हिस्सा है, चार हिस्सा है। पहला हिस्सा जहाँ इसोफेगस खुलता है वो क्या कहलाता है, कार्डियक स्टमक। उसके साइड वाला छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, फंडिक स्टमक या फंडस, और जो सबसे बड़ा भाग है वो कहलाता है बॉडी, और जो छोटा सा भाग लास्ट में है, दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक किससे जुड़ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला जो शी शेप भाग है वो क्या है, ड्यूडिनम। एक बात याद रखना, स्टमक का शेप कैसा है, जे शेप। फिर ड्यूडिनम के बाद जो थोड़ा सा क्वाइल्ड भाग है, दिस इज कॉल्ड एज जेजुनम। फिर जेजुनम के बाद इलियम है, जो हाईली क्वाइल्ड भाग है। इलियम के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें सबसे पहले सीकम है, जिसके साथ बर्मी फॉर्मा अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है। सीकम के बाद फिर क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा कोलोन, जिसका चार पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहलाता है, असेंडिंग कोलोन। दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स कोलोन। तीसरा पार्ट क्या कहलाता है, डिसेंडिंग कोलोन। और सबसे बाद में होता है सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद रेक्टम है, रेक्टम के बाद एनल कैनाल है और एनस। फिर कल के क्लास में हमने बात किया था, कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था, किसके बारे में डिस्कस किया था, कल के क्लास में हमने बात किया था कि एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सा है, सिरोसा। कौन सा लेयर है, सिरोसा लेयर है, जो है आउटर मोस्ट लेयर है। फिर उसके बाद सेकंड लेयर कौन सा है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, जिसमें तीन तरह का मसल्स है, जो बेसिकली स्मूथ मसल से बना हुआ है। और उसमें तीन तरह का मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। और ऑब्लिक मसल्स आर फाउंड ओनली इन स्टमक, ये केवल स्टमक में पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में एक नर्व फाइबर का नेटवर्क होता है, जो माइंटिक प्लेक्सिस कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में, सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, नर्व फाइबर और ब्लड कैपिलरीज से बना हुआ है।
ठीक है। और इसमें दो स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। अगर आप उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करते हो तो सबम्यूकोसा का पहला स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन सा है? सबम्यूकोसा का जो पहला स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो कौन सा है? याद रखना अच्छी तरह से। इसका पहला स्पेसिफिक कैरेक्टर है ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कहां पाई जाती है? ड्यूडिनम में, लेकिन खुलती कहां है? क्रिप्ट ऑफ लीवरकुन में। और दूसरा कैरेक्टर क्या है? उसमें नर्व फाइबर का प्लेक्सस पाया जाता है, विच इज कॉल्ड एज मिसनर प्लेक्सस। फिर उसके बाद हमने बात किया था म्यूकोसा के बारे में। म्यूकोसा 3 लेयर से बना है। सबसे बाहर का मस्कुलर लेयर है, जिसमें 2 तरह का मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल, और ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस इंटरना। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया था लैमिना प्रोप्रिया, जिसमें इलियम में पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं। देखो बच्चों, एक बात याद रखना, जो हमने ये ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट किया है, इसका पूरा फायदा आपको तभी मिलेगा जब सीक्वेंसली आप लेक्चर को पढ़ेंगे। तो आज का तीसरा लेक्चर है, आपको अच्छी तरह से उसको तैयार करना है, और ये डायग्राम बार बार बनाने हैं। सब्सक्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेंगे और वो आपको सेव करना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में? म्यूकोसल एपिथेलियम के बारे में। म्यूकोसल एपिथेलियम इनफोल्डिंग का फॉर्मेशन करता है। स्टमक में स्मॉल इनफोल्डिंग है, जो क्या कहलाता है? रियूगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज फोल्डिंग है, जो क्या कहलाता है? बिलाई। बिलाई के अंदर एक लिम्फ कैपिलरी लैक्टियल और कई सारी ब्लड कैपिलरी होती है। और बिलाई के जंक्शन पर क्रिप्ट ऑफ लीवरकुन होता है, जिसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड का ओपनिंग होता है। इन तमाम सारे पॉइंट का हमने बात किया था। और फिर बिलाई के ऊपर क्या होता है? माइक्रोबिलाई। और माइक्रोबिलाई का अपीयरेंस कैसा होता है? ब्रश बॉर्डर के जैसा होता है। तो ये तमाम सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और आज हमें बात करना है डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। चलिए, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में 2 टाइप का डाइजेस्टिव ग्लैंड है। पहला वो जो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर पाया जाता है, जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। और एनसीईआरटी ने केवल डाइजेस्टिव ग्लैंड में इन्हीं उसको लिया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड को लिया है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है। ये कुल मिलाकर 3 तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड है। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद लीवर हो जाएगा, उसके बाद पैंक्रियास हो जाएगा। और दूसरा ग्लैंड वो है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाया जाता है। एनसीईआरटी ने इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड में नहीं लिया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में नहीं लिया है, लेकिन अलग से डिस्कस किया है, स्टमक में डिस्कस किया है और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में इसको डिस्कस किया है। तो हम सारी चीज़ों को समराइज करके डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही ले लेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाने वाली डाइजेस्टिव ग्लैंड 2 तरह की हैं। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में पाई जाती है, दूसरी इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कहाँ पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ठीक है। तो इन्हीं ग्लैंड के बारे में हमें बात करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। याद रखना, 3 तरह का सलाइवरी ग्लैंड, 3 तरह का लार ग्रंथियां हमारे बक्कल कैविटी से एसोसिएटेड होता है। सबसे पहले टाइप का है वो क्या कहलाता है? जो सबसे, याद रखना अच्छी तरह से याद रखना, जो सबसे पहले टाइप का है ये क्या कहलाता है? ये पैरोटिड ग्लैंड कहलाता है। अच्छी तरह से याद रखना, पैरोटिड का मतलब क्या होता है? ओटिड का मतलब ईयर कैप्सूल, मतलब आपका ईयर, और पर का मतलब अराउंड। ये कहाँ पाया जाता है? ये ईयर के करीब पाया जाता है। याद रखना, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। इसका लोकेशन क्या है? नियर बाई ईयर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पैरोटिड। और पैरोटिड की डक्ट का नाम क्या है? स्टेंसन डक्ट। देखो अच्छी तरह से याद रखना, ईयर के चारों तरफ पाया जाने वाला जो सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे चीक पर होता है, हमारे गालों के अपर साइड में होता है, वो क्या कहलाता है? पैरोटिड ग्लैंड। और उसकी डक्ट क्या कहलाती है? स्टेंसन डक्ट, जो कहाँ खुलती है? बक्कल कैविटी में खुलती है। दूसरा ग्लैंड सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ये कहाँ होता है? लोअर जॉ के नीचे होता है, ठीक है। लोअर जॉ जो हमारा मैंडिबल कहलाता है उसके नीचे है। और इसकी डक्ट का नाम क्या है? इसकी डक्ट का नाम है वॉटसन डक्ट। तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरा जो है वो कौन सा है? सबलिंगुअल ग्लैंड। और इसकी डक्ट का नाम क्या है? डक्ट ऑफ रेविनस। सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है? डक्ट ऑफ रेविनस। और डक्ट ऑफ रेविनस कहाँ पाई जाती है? याद रखना, डक्ट ऑफ रेविनस पाई जाती है। ये कहाँ जाकर खुलती है? बक्कल कैविटी के फ्लोर पर जाकर खुलता है, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम बात करें। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। देखो ये हमारा ईयर, कान, ईयर के ठीक साइड में देखो ये ग्लैंड है। और इस ग्लैंड का नाम क्या है? ईयर के ठीक साइड में ये ग्लैंड है, अच्छी तरह से याद रखना है। और इस ग्लैंड का नाम क्या है? इस ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। पर मीन्स अराउंड, ओटिड मीन्स ईयर कैप्सूल।
दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज पैरोटिड। ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड से एक डक्ट का ओरिजिन होता है और ये डक्ट क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज स्टेंसन डक्ट। ठीक है, अब देखो अपर जॉ में ये वाले जो टीथ हैं दीज आर कॉल्ड एज अपर प्रीमोलर। ये अपर जॉ का डायग्राम हमने बनाया हुआ है और ये तीन टीथ कौन सा है? ये अपर मोलर, और अपर प्रीमोलर और अपर मोलर के बीच में स्टेंसन डक्ट आकर खुल जाता है। गॉट इट माय पॉइंट? इन बिटवीन अपर प्रीमोलर और अपर मोलर दोनों के बीच में आकर स्टेंसन डक्ट यहां पर खुल जाता है। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, तो ये हो गया पैरोटिड। अब पैरोटिड के बाद हम बात करें किसके बारे में? उसके बाद हम बात करें सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। देखो अपर जॉ का टेक्निकल नेम क्या है? मैक्सिला। गॉट इट माय पॉइंट? अपर जॉ का टेक्निकल नेम क्या है? मैक्सिला, और लोअर जॉ का टेक्निकल नेम क्या है? मैंडिबल। अगर कोई स्ट्रक्चर मैंडिबल के नीचे पाया जाता है, अच्छी तरह से याद रखना, तो उसे आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये मैंडिबल के नीचे है, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैक्सिला के नीचे। गॉट इट माय पॉइंट? अगर कोई स्ट्रक्चर मैंडिबल यानी लोअर जॉ के नीचे है तो उसे आप अपर जॉ के नीचे भी तो कह सकते हो। तो सब का मतलब क्या होता है? सब का मतलब होता है बिलो। तो इसमें ये ग्लैंड जो लोअर जॉ के नीचे है उसको हमने नाम दिया कौन सा? सब मैक्सिलरी, मतलब मैक्सिला या अपर जॉ के नीचे, या सब मैंडिबुलर यानी लोअर जॉ के नीचे, और इसकी डक्ट का नाम है वॉटसन डक्ट। और वॉटसन डक्ट कहाँ जाके खुल जाती है? बक्कल कैविटी के फर्श पर जाकर खुल जाती है। ठीक है, फिर ये तीसरा डक्ट है जिसका नाम है सबलिंगुअल। सब का मतलब क्या होता है? नीचे, और लिंगुअल मतलब क्या होता है? टंग। तो ये जीभ के नीचे है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल ग्लैंड। देखो ये बक्कल कैविटी का फ्लोर है, बक्कल कैविटी का फर्श है, उसके नीचे ये ग्लैंड है, और ये ग्लैंड से कई सारी डक्ट निकलती हैं जो कहाँ खुल जाती हैं? ये डक्ट जो है बक्कल कैविटी के फ्लोर पर, बक्कल कैविटी के फर्श पर जाकर खुल जाती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज डक्ट ऑफ रिवीनस। याद रखना हम एनसीईआरटी के पॉइंट को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उनको आसानी से समझाने के लिए हमने डायग्राम अलग अलग ढंग से बनाए हुए हैं जिससे ये बेहतर ढंग से आपको समझ आ सकेंगे। ठीक है, फिर अगर आप चाहो तो इन तीनों ग्लैंड को एक साथ हमने देखा। देखो ये ईयर के साइड में पैरोटिड अपर जॉ में खुल जाता है, ये सब मैंडिबुलर और ये सब लिंगुअल। ठीक है, थोड़ा सा इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर पैरोटिड ग्लैंड की हम बात करते हैं तो ये कहाँ होता है? ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना या चीक, ईयर पिन्ना के चारों ओर चीक हमारे गाल पर होता है। सब मैंडिबुलर कहाँ होता है? मैंडिबल या लोअर जॉ के नीचे है। सब लिंगुअल कहाँ होता है? टंग के नीचे होता है। पैरोटिड की डक्ट का नाम क्या है? स्टेंसन। सब मैंडिबुलर की डक्ट का नाम है वॉटसन, और सब लिंगुअल की डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिवीनस, और तीनों का नंबर एक एक पेयर है। अब याद रखना पैरोटिड केबल एंजाइम का सीक्रेशन करता है, सब मैंडिबुलर केबल म्यूकस का सीक्रेशन करता है, और सब लिंगुअल सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जिसका दूसरा नाम टाइलेज है उसके साथ साथ म्यूकस का सीक्रेशन भी करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने थोड़ा सा बात किया स्टमक के बारे में। स्टमक में देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, स्टमक का 4 हिस्सा है। पहला कौन सा हुआ? कार्डियक स्टमक जिसमें केवल म्यूकस ग्लैंड है, और फंडस, उसके बाद बॉडी, और ये डायग्राम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो स्टमक में पाए जाने वाली ग्लैंड क्या कहलाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, और इसमें 4 तरह की सेल है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक एनसीईआरटी में थोड़ा आगे मिलेगा। एनसीईआरटी में ये आपको कहाँ मिलेगा? मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में मिलेगा ये। लेकिन चूंकि हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो अगर सारी चीज़ों को हम एक साथ पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो देखो कोमा, ये फॉर्मूला याद रखना। ऐसी बहुत सारी लर्निंग टिप्स मैं आपको दूंगा, लर्निंग ट्रिक्स मैं आपको दूंगा जिनको मैं फॉर्मूला कहता हूँ। तो यहाँ सी का मतलब चीफ और पैप्टिक सेल और प्रिंसिपल सेल, ओ का मतलब ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल, एम का मतलब म्यूकस सेल, और ए का मतलब आर्जेंटिफिन सेल। अब इनका फंक्शन क्या है वो भी हम डिस्कस कर लें। चीफ और पैप्टिक सेल क्या करता है? ये पैप्सिन जैसे एंजाइम का सीक्रेशन करता है। जैसे पैप्सिन है, उसके अलावा रेनिन है, और उसके अलावा रेनिन को एंजाइम मान लिया जाता है लेकिन वो वास्तव में एंजाइम नहीं है। उसके अलावा उसके अलावा लाइपेज का भी सीक्रेशन करता है। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल क्या करता है? सीक्रेशन ऑफ HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसेल, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा म्यूकस सेल किसका सीक्रेशन करता है? म्यूकस का। और आर्जेंटिफेरस सेल क्या करता है? सीक्रेशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन। ठीक है, तो अब उसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लें लीवर के बारे में। लीवर के बारे में कुछ कॉमन बातें याद रखना। लीवर बॉडी की सबसे लार्ज साइज का लार्जेस्ट ग्लैंड है,
और ऐसा अकेला डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये डाइजेशन करता है। फिर ये डाइजेशन कैसे करता है? ये डाइजेशन ऐसे करता है कि स्टमक में जो फूड मटेरियल हाईली एसिडिक होता है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, उसे बेसिक या एल्केलाइन बनाता है। क्योंकि इंटेस्टाइन के जितने भी एंजाइम हैं वो एंजाइम केवल एल्केलाइन और बेसिक मीडियम में काम करते हैं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये क्या करता है? एल्केलाइन मीडियम को अरेंज करता है। स्टमक का स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ें तो मेनली ये दो लोब से बना हुआ है। राइट साइड में ये बड़ा सा लोब है जिसका नाम है राइट सेंट्रल लोब। अच्छे से देखना, राइट साइड में ये बड़ा लोब है जिसका नाम राइट सेंट्रल लोब। लेफ्ट साइड में छोटा सा लोब है जिसका नाम है लेफ्ट सेंट्रल लोब। और दोनों के जंक्शन पर क्या है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। राइट सेंट्रल लोब के लोअर साइड पर क्या है? गॉल ब्लैडर है। क्या है? गॉल ब्लैडर है। अच्छी तरह से याद रखना। और गॉल ब्लैडर से निकलने वाली जो डक्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ठीक है। उसके अलावा राइट सेंट्रल लोब से भी एक डक्ट निकलती है जिसे कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट, और एक डक्ट निकलती है लेफ्ट सेंट्रल लोब से जिसे कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है तो उससे बनती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटिक डक्ट का फ्यूजन जब सिस्टिक डक्ट के साथ हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा कॉमन बाइल डक्ट। इन सभी का डिटेल अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब जरा इनका डिटेल हम जानने का प्रयास करते हैं। गॉल ब्लैडर से क्या निकला? सिस्टिक डक्ट। राइट हेपेटिक लोब से क्या निकला? राइट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट हेपेटिक लोब से क्या निकला? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों का फ्यूजन हुआ, उससे बना कॉमन हेपेटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटिक डक्ट का फ्यूजन हुआ तो उससे क्या बना? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जहां पर पैंक्रिएटिक डक्ट को ज्वाइन करेगी वहां पर एक स्फिंक्टर है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर क्या काम करता है? अगर किसी ट्यूब के सीक्रेशन को बंद करना है, लॉक करना है, तो उसका काम कौन करता है? स्फिंक्टर। तो याद रखना, कॉमन बाइल डक्ट का जहां पैंक्रिएटिक डक्ट को ज्वाइन करता है वहां पर एक स्फिंक्टर है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम बात करें ड्यूडिनम के बारे में। ध्यान से देखेंगे, ये हमने ड्यूडिनम का डायग्राम बनाया। देखो, ड्यूडिनम में एक उभार है, इस तरह का एक उभार है जिसका नाम है एम्पुला ऑफ बेटर। बेटर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और एम्पुला ऑफ बेटर के अंदर एक स्फिंक्टर है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी ग्लैंड के, अगर किसी डक्ट के सीक्रेशन को बंद करना है तो कौन करता है? स्फिंक्टर करता है। तो एम्पुला ऑफ बेटर पर क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ओटाई। और इसमें क्या खुलता है? कॉमन हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट। देखो, हम लीवर के डक्ट सिस्टम का डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ी सी बात इसके बारे में और भी करना चाहिए। देखो, ये देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हम एक इसका डक्ट सिस्टम कंप्लीटली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, ये पैंक्रियास से दो डक्ट का ओरिजिन होता है। एक डक्ट सीधे जाकर ड्यूडिनम में खुल जाती है एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सेसरी पैंक्रिएटिक डक्ट और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। इसका काम लगभग लीवर के जैसा है, एक्सेसरी पैंक्रिएटिक डक्ट और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। गॉट इट माय पॉइंट? दूसरा जो है ये कहलाता है मेन पैंक्रिएटिक डक्ट। इसका फ्यूजन किसके साथ होता है? कॉमन बाइल डक्ट के साथ। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। अगर बाइल जूस के सीक्रेशन को बंद करना है तो ये बंद कर सकता है। जब कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैंक्रिएटिक डक्ट का फ्यूजन होगा तो उससे क्या बनेगा? हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट। और ये कहाँ जाकर खुल जाता है? एम्पुला ड्यूडिनम में एम्पुला ऑफ बेटर पर जाकर खुल जाता है। गॉट इट माय पॉइंट? फिर अब यहाँ पर हम बात करें आखिर लीवर किससे बना होता है। अच्छी तरह से याद रखना, लीवर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल। ये कैसा स्ट्रक्चर है? हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक हेपेटिक लोब्यूल हमने बनाया हुआ है। देखो, इसका जो कवर है वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज गिलिसन्स कैप्सूल। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हेपेटिक लोब्यूल की बात कर रहे हैं। अच्छे से याद रखना, हेपेटिक लोब्यूल, अगर आप लीवर का कैसा भी सेक्शन लोगे, ट्रांसफर सेक्शन लोगे, आप उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लोगे, अंदर आपको यही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, इसका जो कवरिंग है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ जो इसका कवरिंग है वो क्या कहलाता है? गिलिसन्स कैप्सूल। अगर आप हेपेटिक लोब्यूल के सेंटर पर जाओगे तो एक कैनाल है जो क्या कहलाता है? सेंट्रल कैनाल। और इसमें जितने एंगल हैं सभी पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल ट्रायड। देखो, एक बात याद रखना,
एनसीईआरटी ने इसमें साइनोइड का जिक्र किया है, हेपेटिक कॉर्ड का जिक्र किया है। उन चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा बताना पड़ेगा। अगर मैं आधा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका कवरिंग क्या हुआ, ग्लिसन्स कैप्सूल किससे बना है, कनेक्टिव टिश्यू से, सेंटर पर सेंट्रल कैनाल और कॉर्नर पर जितने एंगल हैं उन पर पोर्टल ट्रायड। अब सेंट्रल कैनाल से लेकर इसकी दीवार तक ये देखो इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ से, इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ से सेंट्रल कैनाल से लेकर इसकी बॉल तक, हेपेटिक लोब्यूल की बॉल तक जाते हैं। अब अगर इसमें से एक स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो देखो ये कई सारी सेल से बना हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर इसकी बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा मत समझना कि 6 से बना होता है। तो इसमें ये जो आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, दीज आर दी हेपेटिक सेल, ठीक है। और अगर ये कंप्लीट जो एक लाइन बन रही है उसको अगर पूरा एक नाम देना है तो आप क्या नाम दोगे, हेपेटिक कॉर्ड। अच्छी तरह से याद रखना। देखो सेंट्रल कैनाल से लेकर पेरीफरी तक ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, रस्सी के जैसा स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, हेपेटिक कॉर्ड। और इसकी एक सेल क्या कहलाती है, हेपेटिक सेल। सिंगल सेल क्या कहलाता है, हेपेटिक सेल। और एंटायर स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक कॉर्ड। गॉट इट माय पॉइंट। और इनके हेपेटिक कॉर्ड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, ये साइनोसॉइड कहलाता है। ये देखो ये साइनोसॉइड कहलाता है। और इसमें फैगोसाइटिक सेल होती हैं जिनका नाम कुफ्फर सेल है। ये कुफ्फर सेल है जो यहाँ डार्क रेड कलर से बना हुआ है। और ये कहाँ, कोई पूछ ले कि कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना हेपेटिक लोब्यूल के साइनोसॉइड हेपेटिक कॉर्ड के बीच का स्पेस है, उसमें क्या पाई जाती है, कुफ्फर सेल। और कुफ्फर सेल लिवर में पाई जाने वाली फैगोसाइटिक सेल है। फिर यहाँ पर इसका थोड़ा और डिटेल हम देखें। देखो ये सेंट्रल कैनाल, और सेंट्रल कैनाल से ये क्या निकल रहा है, हेपेटिक कॉर्ड। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक कॉर्ड। लेकिन अगर इसके एक सेल की बात करोगे, ये एक सेल की बात करोगे तो हेपेटोसाइट और हेपेटिक सेल, ठीक है। हेपेटिक कॉर्ड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है साइनोसॉइड। और साइनोसॉइड में क्या होता है, कुफ्फर सेल होती है जो कि फैगोसाइटिक सेल होती है। गॉट इट माई पॉइंट। अच्छी तरह से इसको यहाँ समझते जाना है। फिर यहाँ पर कुछ कॉमन सी बातें हैं लीवर के बारे में। लीवर लोकेशन राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो टू डायफ्राम, डायफ्राम के ठीक नीचे राइट अपर साइड में। गॉल ब्लैडर क्या है, थिन मस्कुलर सैर फॉर स्टोरेज ऑफ बाइल। लीवर का वेट क्या है, 1.2 to 1.5 kg। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। बाइल जूस, डाइजेस्टिव जूस विदाउट एनी एंजाइम, कंटेन बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कौन सा है, बिलीरुबिन एंड बिलीबर्डिन जो कि बेस्ट मटेरियल है। और बाइल सॉल्ट क्या है, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ये सभी चीज़ें आगे आने वाली हैं जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये गलती से भी मत समझना कि मैं एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रहा हूँ। कहीं कहीं हम लोग एनसीईआरटी में जो अलग अलग चीज़ें उनको एक साथ रखते हैं ताकि उनका स्टडी आसान हो जाए। गॉट इट माय पॉइंट। चलो अब यहाँ पे बात कर लें, थोड़ा सा बात कर लें इंटेस्टाइनल ग्लैंड। हालांकि एनसीईआरटी ने इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड में नहीं लिया है। इसका फॉर्मूला याद रखना, बाप इन जुआ, इसको पहले हम पढ़ चुके हैं। बी फॉर ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ड्यूटेनम की सबम्यूकोसा में। पी फॉर पैनेट सेल, जेड फॉर जाइमोजन और पेप्टाइड सेल, यू फॉर अनडिफरेंशिएटेड और स्टैम सेल, ए फॉर अर्जेंटिफरस सेल। इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। और मेरे ट्रिक्स में जैसे इन स्मॉल लेटर है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल कैपिटल ए यहाँ पर स्मॉल लेटर है, कोई मतलब नहीं, केवल कैपिटल लेटर में आपको फोकस करना है। और इनका फंक्शन क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। पैनेट सेल क्या करता है, एंजाइम लाइसोजाइम और डिफेंस इनका सीक्रेशन करता है, जो बेसिकली बॉडी डिफेंस के लिए काम करता है। जाइमोजन क्या करता है, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम। अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। और अर्जेंटिफरस सेल्स क्या करता है, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन कर लें ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लीवर को। हमने पिछली बार बात किया था ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, सबम्यूकोसा में। खुलती कहाँ है, क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन में। क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन कहाँ पाया जाता है, ये एलिमेंट्री कैनाल में दो बिलाई के जंक्शन पर होता है। ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल है। और जो हम बात कर रहे हैं बाप इन जुआ, वो इसी में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन में। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लें पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। मुझे बताओ मिक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब होता है। अगर कोई एंजाइम हार्मोन का सीक्रेशन करता है तो वो एंडोक्राइनिन ग्लैंड कहलाता है। अगर कोई ग्लैंड हार्मोन का सीक्रेशन करता है तो वो एंडोक्राइनिन ग्लैंड कहलाता है। अगर वो एंजाइम का सीक्रेशन करता है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। और अगर कोई ग्लैंड इन दोनों का सीक्रेशन करता है, एंजाइम का भी और हार्मोन का भी, तो क्या कहलाता है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड।
पैंक्रियास इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ मिक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका एक्सोक्राइनिन पार्ट क्या कहलाता है? एसिनस कहलाता है, जो टोटल पैंक्रियास का 99% बनाता है, और ये एंजाइम का सीक्रेशन करता है। इसका सीक्रेशन क्या कहलाता है? पैंक्रिएटिक जूस, जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। इन सभी एंजाइम के बारे में स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। और इसका एंडोक्राइनिन पार्ट हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का सीक्रेशन करता है, हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का। गॉट इट माय पॉइंट? फिर यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, इसका पैंक्रियास का लोकेशन क्या है? जो इसका ड्यूडेनम का सी शेप स्ट्रक्चर है, उसके बीच में ये पाया जाता है। इसका सीक्रेशन कैसा होता है? एल्केलाइन पैंक्रिएटिक जूस होता है। और एंडोक्राइनिन पोर्शन किसका सीक्रेशन करता है? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। थोड़ा सा इसके एंडोक्राइनिन फंक्शन को हम समझ लें। देखो, इसमें दो हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन इंसुलिन किससे निकलता है? बीटा सेल से। अभी हमने बात किया कि पैंक्रियास का जो एंडोक्राइनिन पार्ट है वो क्या कहलाता है? पैंक्रियास का एंडोक्राइनिन पार्ट कहलाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसकी जो बीटा सेल है उससे इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा के ग्लूकोज को लीवर में स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसका मतलब ये ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज की क्वांटिटी को कम करता है। ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज को कम करता है। कम को हम क्या कहते हैं? हाइपो। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक मतलब शुगर। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। ठीक है। उसके बाद हार्मोन ग्लूकेगॉन, ये कहाँ से निकलता है? ये अल्फा सेल से निकलता है। ये इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक है, मतलब इंसुलिन से उल्टा काम करता है। कैसे करता है? ग्लाइकोजन जो कि लीवर में पाया जाता है उसका ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में और इसे ब्लड में पहुंचा देता है। मतलब ये ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी को बढ़ाता है। ऐसा हार्मोन क्या कहलाता है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। गॉट इट माय पॉइंट? इतनी बातें कुल मिलाकर हमें यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़नी थी। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, और उसके बाद फिर एक लेक्चर में हम बात करेंगे, इन सभी का रिवीजन करेंगे। याद रखना, चीज़ों को याद करने से ज़्यादा उसको रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है। सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये ब्रह्मास्त्र, ये याद रखना, ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन बायोलॉजी सीरीज है जो नीट 2023 तक कंटिन्यू रहेगी, और कंप्लीट जूलॉजी और बॉटनी यहाँ पर आपको इसी पैटर्न पर पढ़ाया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।